हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फेडरल सिस्टम के क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि फेडरल सिस्टम है क्या। देखिए, इंडिया में फेडरल सिस्टम के बारे में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन फेडरेशन जो होता है वो 2 डिफरेंट टाइप से मिलके बना होता है। जैसे फेडरेशन किससे किससे बन सकता है, आपका इंटीग्रेशन से बन सकता है या तो फिर डिसइंटीग्रेशन से बन सकता है। मींस अगर जो स्टेट्स होते हैं वो अगर आपस में इंटीग्रेट हो, आपस में जुड़ जाएं, तो फिर वो फेडरेशन बन जाएगा। और डिसइंटीग्रेशन क्या कहलाएगा आपका, मान लीजिए एक बड़ा सा यूनियन है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, मतलब अलग अलग पार्ट में टूट जाए, तो वहाँ से भी आपका एक कंट्री बन सकता है, मतलब एक फेडरेशन बन सकता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे फेडरल सिस्टम जो है ये सबसे पहले कहाँ आया था। आपका फेडरल सिस्टम सबसे पहले आपका आया था यूएसए में। आपको पता होगा आपका कब आया था ये, 1787 में यूएसए में फेडरल सिस्टम आया था। और ये किसके बेसिस बना था, ये इंटीग्रेशन के बेसिस से, मतलब जो वहाँ के 50 जो स्टेट्स हैं उसको इंटीग्रेट करके यूएसए का निर्माण हुआ था। तो अब यहाँ देखेंगे कि इंडिया में भी हम लोग फेडरेशन का यूज़ करते हैं, मींस फेडरल सिस्टम हमारे इंडिया में भी है। तो ये इसका रीज़न क्या है, फेडरल सिस्टम होने का रीज़न। तो आपको पता है कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा लार्ज कंट्री है, यहाँ का लैंग्वेज या फिर जो भी कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और डाइवर्सिटी है इसमें। तो इन सब को देखते हुए इंडिया में फेडरल सिस्टम का प्रोविज़न किया गया। देखिए, आर्टिकल 1 जो है आपका वो किसके बारे में डील करता है, यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया है, लेकिन यहाँ पे फेडरेशन ऑफ इंडिया कहीं भी डील नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फेडरेशन है, वो जो इंडियन फेडरेशन है वो किसी भी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। मीन जैसे यूएसए में जो फेडरेशन है वो एग्रीमेंट का रिजल्ट है, लेकिन इंडिया में जो फेडरेशन है वो किसी भी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। इसलिए यूनियन ऑफ इंडिया टर्म का यूज़ किया गया। और ना ही यूनियन का मीन्स ना ही इसके जो स्टेट हैं, जो फेडरेशन है इसकी, जो भी संघ है इसके, वो इससे टूट सकते हैं, इससे अलग हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्ड का यूज़ ना करके हम लोगों ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्ड का यूज़ किया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चंस। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेडरल प्रिंसिपल्स आर नॉट फाउंड इन इंडियन फेडरेशन। तो इंडियन फेडरेशन में कौन सा फेडरल प्रिंसिपल नहीं पाया जाता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपका फेडरल प्रिंसिपल क्या है, या यूनिटरी गवर्नमेंट का प्रिंसिपल्स क्या है। तो देखिए, हम लोग अपना फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हुए समझते हैं, मीन्स हम लोग स्टेटमेंट देखते हुए समझते हैं कि आगे फेडरल प्रिंसिपल क्या हो सकता है। फर्स्ट आपका है बाइफर्गेशन ऑफ द जुडिशरी बिटवीन द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जुडिशरी का बाइफर्गेशन मीन्स कि स्टेट का अलग जुडिशरी होगी और आपका सेंटर की अलग जुडिशरी होगी। आपका सेकंड क्या है, इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन अपर हाउस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। तो अपर हाउस में जितना भी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होगा वो इक्वल होगा। थर्ड क्या कह रहा है, द यूनियन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी स्टेट सीडिंग फ्रॉम द यूनियन एट इट्स विल। तो कोई भी स्टेट होगी वो खुद से अलग नहीं होगी, अपने ही मन से वो यूनियन से अलग नहीं होगी। थर्ड स्टेटमेंट का मतलब ये है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि इंडियन फेडरेशन में जो भी स्टेट है वो खुद से यहाँ से अलग नहीं हो सकते। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, मीन्स आपका स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। तो जहाँ पे भी स्टेटमेंट 3 आपका करेक्ट है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, मीन्स करेक्ट है। यहाँ पे आपसे नॉट पूछा गया है, तो नॉट मीन्स स्टेटमेंट 3 तो आपका करेक्ट है, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन ए बी डी मीन्स आपका इनकरेक्ट कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 एंड 2। इस तरह आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से बना सकते हैं। आपका फोर्थ क्या कह रहा है, फेडरल गवर्नमेंट कैन रिड्रॉ द मैप ऑफ इंडियन यूनियन बाय फॉर्मिंग न्यू स्टेट। हाँ देखिए, इंडियन यूनियन है जो नया स्टेट बना सकती है, ये आपको पता होगा। ये न्यू स्टेट फॉर्मेशन कहाँ डील किया गया है, ये आपका डील किया गया है आर्टिकल 3 में। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ फेडरल इन कैरेक्टर बिकॉज। देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कैरेक्टर फेडरल है, क्यों, ये पूछा गया आपसे। तो इस तरह का स्टेटमेंट यूपीएससी पूछती है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा,
देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग स्टेटमेंट एक जैसा लगेंगे, बट आपको ऐसे क्वेश्चंस में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना होता है। यहाँ पे आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, देखिए आप अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे कि हेड ऑफ स्टेट जो प्रेसिडेंट होता है उसको जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट पार्लियामेंट के और जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट के, वो मिल करके आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। और आपका बी क्या है, जो गवर्नर होंगे स्टेट के उसको प्रेसिडेंट चुनती है। आपका बी स्टेटमेंट ये कह रहा है। आपका स्टेटमेंट सी ये कह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा यूनियन और स्टेट के बीच में, जो डिवीजन ऑफ पावर हम लोगों ने पढ़ा था, इसके बारे में कहाँ डील किया गया, जो आपका शेड्यूल 7 है वहाँ कि जो डिवीजन ऑफ पावर होगा वो यूनियन और स्टेट के बीच में होगा। और आपको ऑप्शन डी क्या कह रहा है, द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेड ओनली बाई फॉलोइंग द प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सम केसेज अमेंडमेंट रिक्वायर्स रेटिफिकेशन बाय लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो ये स्टेटमेंट आपको ये कहना चाह रहा है कि जो अमेंडमेंट होता है वो करती तो सेंटर है, लेकिन कुछ केसेस में आपका रेटिफिकेशन चाहिए किसका, स्टेट का। तो आपको मालूम होगा कि अमेंडमेंट में स्टेट का कोई रोल नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में स्टेट का रोल नहीं है। तो आप यहाँ से ऑप्शन डी तो एलिमिनेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि द गवर्नर ऑफ स्टेट आर अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट एंड दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये आपका किसका सिस्टम हो जाएगा, यूनिटरी सिस्टम का हो जाएगा। ये यूनिटरी सिस्टम का फीचर है। तो यहाँ से आप ऑप्शन बी भी एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन ये आप कंफ्यूज कर सकते हैं ऑप्शन ए एंड सी में। और आपको पता होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ कौन सा लग रहा है आपको, ऑप्शन सी, क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर ये एक बेसिक कैरेक्टर है फेडरल सिस्टम का। ठीक है, तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, असर्शन एंड रीजन है। आपका असर्शन है आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन अ फेडरल स्टेट। तो इंडिया को क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट, और फेडरल स्टेट नहीं कहा गया है। क्यों, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में, क्यों नहीं कहा गया है आपको मैंने शुरू में ही बता दिया। और इसका रीज़न क्या है, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय यूनिट्स एंड कंपोनेंट यूनिट हैव नो फेडरल टू सीट फ्रॉम इट। हाँ देखिए इसका जो रीज़न है एकदम सही है। अभी हम लोगों ने डील किया था कि इसको फेडरल स्टेट ना कह के यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया, क्योंकि यहाँ का जो भी स्टेट यूनियन में आया है वो किसी भी एग्रीमेंट से नहीं आया है, और ना ही इनको ये अधिकार है कि वो भारत से अलग हो अपने मन से। तो आपका यहाँ पे असर्शन रीज़न दोनों करेक्ट और दोनों एक दूसरे को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फेडरल टर्म है वो क्या है या कहाँ है। तो आपका ए है क्या, फिगर्स इन द प्रेम्बल, तो फेडरल को कहीं लिखा हुआ है प्रेम्बल में। बी क्या है, फिगर्स इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इसके बारे में डील किया गया है, या आर्टिकल 368 के बारे में डील किया गया, या कहीं भी डील नहीं किया गया। देखिए हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया, इसे कहीं भी डील नहीं किया गया। जो फेडरल टर्म है इसका डिफिनेशन या इस टर्म का यूज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 में किसके बारे में हम लोग डील करते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और आर्टिकल 368 तो आपको पता ही है, अमेंडमेंट के बारे में डील करता है आर्टिकल 368, और प्रियम्बल तो सबको पता ही है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन कैन द पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, तो पार्लियामेंट कब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में इंटरवेन कर सकती है। तो आपका ऑप्शन ए है, इफ़ द पार्लियामेंट पासेस अ रिजोल्यूशन टू द इफेक्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो जब नेशनल इंटरेस्ट होगा तब पार्लियामेंट ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास करेगी। आपका ऑप्शन बी क्या है, द सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स नेसेसरी अथॉरिटी टू द पार्लियामेंट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, ग्रांट करेगी अथॉरिटी कि आप पार्लियामेंट को कि आप स्टेट के मामले में इंटरवेन कीजिए। और सी क्या है, इफ़ द राज्यसभा पासेस अ रिजोल्यूशन बाई 2/3 मेजोरिटी डिक्लेयरिंग दैट द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट अंडर कंसिडरेशन ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन सी, आपको जब पता होगा कि राज्यसभा जो होती है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, हर एक स्टेट से कुछ सर्टेन मेंबर्स जाते हैं राज्यसभा में इलेक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर राज्य के बारे में कोई भी लॉ बनाना होगा तो वहाँ पे राज्यसभा लोकसभा से ऊपर हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरह से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा ही पास करेगी एक 2/3 मेजोरिटी कि स्टेट के लिए कोई लॉ बनाया जाए। और आपका डी क्या कह रहा है, इफ़ द प्रेसिडेंट इशू एन ऑर्डिनेंस, तो प्रेसिडेंट जब अपना अध्यादेश जारी करेंगे तो आप
जो पार्लियामेंट है वो स्टेट के लेजिस्लेचर में इंटरवेन कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सी है। और चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये जो कोटेशन है ये किसने कहा है, आपको ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी मोर और लेस नहीं पूछती है, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टेट पीसीएस में आ जाए या कहीं और, तो आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आप ये कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन है, पता हो तो आप 1 सेकंड में टिक कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको छोड़ के चल सकते हैं। ये आपका टाइम सेविंग टाइप क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। देखिए आपका कोटेशन क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस इंडिया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ एट द मोस्ट क्वासी फेडरल, अ यूनिटरी स्टेट with subsidiary federal features rather than a federal state with unitary features is attributed to। देखिए यह स्टेटमेंट क्या कह रहा है ना आपका, कि जो इंडियन यूनियन है वो क्वासी फेडरल है, और इसमें जो फेडरल फीचर है वो किसका सब्सिडरी, जो यूनिटरी स्टेट है विथ सब्सिडरी फेडरल फीचर, इसका जो सब्सिडरी फेडरल फीचर है वो किसका, जो फेडरल फीचर है किसका सब्सिडरी है, आपका यूनिटरी फीचर का। तो ये वाला स्टेटमेंट किसने कहा था, केसी वेयर ने। तो देखिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टैटिक पोर्शन है, इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द टर्म फेडरेशन इम्प्लाई। जो टर्म फेडरेशन है इसका मतलब क्या होता है। तो फेडरेशन का मतलब क्या होता है, डिवीज़न ऑफ पावर। ठीक है, डिवीज़न ऑफ पावर किसके किसके बीच में, यूनियन एंड स्टेट के बीच में। और देखिए फेडरेशन का साफ साफ मतलब होता है यूनियन और स्टेट के बीच में सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से पावर का डिवीज़न होगा। और आपका जब यूनिटरी फीचर होगा तो वहाँ पे भी अगर आप पावर का डिवीज़न करना चाहें तो वहाँ पे जो नेशनल जो आपकी पार्लियामेंट होगी वो पावर को देगी स्टेट में, ना कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ डिफाइन रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। असर्शन एंड रीज़न है। देखिए असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुकी, यूपीएससी अब नहीं पूछती है, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए आप अगर पूछते कभी तो। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड नॉट अ फेडरल स्टेट। इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, एक फेडरल स्टेट नहीं है। और इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सेंटर इज़ गिवन इमरजेंसी पावर विच कैन कन्वर्ट फेडरल स्टेट इनटू यूनिटरी सिस्टम। तो देखिए ये जो आपका रीज़न कह रहा है वो भी सही है, क्योंकि आपको पता है कि ये इंडिया का ही, एकमात्र इंडिया का ही फीचर है कि अगर कभी इमरजेंसी लगती है पूरे देश में तो जितना भी जो आपका फेडरल गवर्नमेंट है वो यूनियन गवर्नमेंट बन जाएगी। मींस फेडरेशन डायरेक्टली आपका यूनियन में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए भी इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो ये आपका दोनों एक दूसरे को यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। तो इस तरह आपका यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द बेस्ट फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म सूटेड फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया इज़। तो इंडिया में किस तरह का फेडरेशन सूट करता है, मीन्स जो फेडरलिज्म फीचर है इंडिया में वो किस तरह का है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म है, मीन्स सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, या फिर बारगेनिंग फेडरलिज्म है, आपका सी है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डी क्या है कॉन्फ्लिक्टिंग फेडरलिज्म, मीन्स जो स्टेट है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है इंडिया में हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं इसको, आप अपने मेंस के टर्म की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, क्योंकि इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो भी स्टेट है या फिर आपका सेंटर है वो स्टेट को कोऑपरेट करेगी और स्टेट भी एक दूसरे को कोऑपरेट करेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तो कंप्लीट हो गया। 10 देखते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रेसिड्यूरी पावर आर वेस्टेड इन द, जो रेसिड्यूरी पावर है। देखिए रेसिड्यूरी पावर क्या है, आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह के पावर के बारे में डील किया गया है। पहला आपका क्या क्या है, पहला आपका है जो सेंटर के पास पावर है, मीन्स यूनियन लिस्ट आपका, और जो स्टेट के पास पावर है स्टेट लिस्ट, एंड जो आपका दोनों के पास पावर है सेंटर और स्टेट दोनों के पास है वो क्या आपका कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन जो पावर बच गया मीन जो रेसिड्यूरी पावर है वो किसके पास जाएगा, तो वो आपका किसके पास जाता है, पार्लियामेंट के पास। तो इस तरह से आपको पता है कि रेसिड्यूरी पावर सारा का सारा पार्लियामेंट के हाथों में है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है,
तो देखिए फर्स्ट आपका ऑप्शन क्या है, फेडरल इन द फॉर्म ऑफ यूनिटरी इन स्पिरिट। ये फेडरल है लेकिन इसका स्पिरिट क्या है, यूनिटरी है। मीन्स ये भले ही फेडरल है, मीन्स अलग अलग स्टेट है, लेकिन ये सारे कलेक्टिवली एक यूनियन को फॉर्म करते हैं। मीन्स इसका स्पिरिट क्या है, यूनियन बनाना। यूनिटरी इन द फॉर्म ऑफ फेडरल स्पिरिट मीन्स ये यूनिटरी है, मीन्स एक स्टेट है, लेकिन इसका काम क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर बनाना, मीन्स अलग अलग स्टेट को फॉर्म करना। बी क्या यूनिटरी और डी क्या प्योर फेडरल। देखिए ये दोनों तो है नहीं आपको पता है ये क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है आपका, ये फेडरल होगा स्ट्रक्चर में, लेकिन जो फेडरेशन होगा वो यूनियन के जैसा होगा। मीन्स आधा यूनियन और आधा फेडरल। तो आपका ए या बी में ही सही होगा, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फेडरेशन है, जो सेंटर है, मीन्स जो स्टेट है, वो एक सेंटर को फॉर्म करती है और आपस में एक दूसरे को हेल्प करती है एक यूनियन बनाने में। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इंडियन फेडरेशन क्लोजली रिसेंबल्स। तो इंडियन फेडरेशन कौन से फेडरेशन के जैसा है, तो हम लोगों ने डील किया यूएसए भी एक फेडरेशन है, ये 1987 में एक फेडरल स्टेट बना था। कनाडा भी एक फेडरेशन है, ऑस्ट्रेलिया या नाइजीरिया। देखिए आपको यहाँ पे बताना है कि इंडियन फेडरेशन क्लोजली रिसेंबल्स किसके जैसा है, तो ये कंप्लीट स्टार्टिंग पोर्सन और ये किसके जैसा है आपका, कनाडा के जैसा। इंडियन फेडरेशन किसके जैसा है, कनाडा के जैसा। क्यों, क्योंकि जैसा कनाडा में आप यूनियन वर्ड का यूज़ करते हैं, इंडिया में यूनियन वर्ड का यूज़ किया जाता है। और आप जानेंगे जैसे सेंट्रलाइज टेंडेंसी है वहाँ पे भी, मीन्स सेंटर के पास ज़्यादा पावर दिया गया है, कनाडा में भी वैसा ही इंडिया में भी है। और जो टर्म होगा, जो यूनियन टर्म जो यूज़ किया गया है इंडिया में, वो कनाडा में भी यूज़ किया गया है। और जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है मीन्स बिना एग्रीमेंट के, वो कनाडा में भी हुआ है और इंडिया में भी हुआ है। तो इस बेसिस पे आपका यहाँ पे कनाडा आंसर हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग पोर्शन है, आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। असर्शन है एंड रीजन है। असर्शन क्या है, केसी वेयर्स कॉल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए केसी वेयर ने ऐसा कहा था या नहीं कहा था। देखिए यहाँ पे असर्शन करेक्ट है और आपका रीज़न क्या है, देयर आर 3 लिस्ट यूनियन स्टेट कॉन्करेंट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडिंग पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड गिविंग रेस्टिट्यूटिव पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी हम लोगों ने देखा था रेस्टिट्यूटिव पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स पार्लियामेंट के पास। तो यहाँ पे क्वासी फेडरल कहने का यही मतलब है कि कुछ पावर जो है वो सेंटर के पास रहेगी और कुछ पावर स्टेट के पास रहेगी। तो यहाँ पे असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट और एक दूसरे को फिलफिल करा। यहाँ पे आपको जानने के लिए सबसे मेन ये थिंग था कि केसी वेयर ने ऐसा कहा है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। पार्लियामेंट हैज़ पावर टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन स्टेट लिस्ट प्रोवाइडेड इन द। तो पार्लियामेंट के पास पावर है किसके रिस्पेक्ट में, स्टेट लिस्ट के रिस्पेक्ट में। तो विद रिस्पेक्ट टू मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट प्रोवाइड इन द, ये कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, मीन्स पार्लियामेंट के जो पास जो पावर है स्टेट के लिए लॉ बनाने का, वो क्या शो करता है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, नेशनल इंटरेस्ट। ऑप्शन बी क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑफ स्टेट कंसर्न्ड। ऑप्शन सी क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। और डी क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी। तो आप यहाँ से आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, केवल माइनॉरिटी के लिए ही पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती है, स्टेट के लिए बनाती है पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे डी आप एलिमिनेट कर सकते हो। और इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक के इंटरेस्ट को भी देखते हुए नहीं, यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट को देखना हो तो लॉ तो आप पंचायत भी बना सकती है या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टेट कंसर्न, एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ, मीन्स अगर एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ बनाना हो तो। लेकिन आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा लगेगा आपका, नेशनल इंटरेस्ट। मीन्स अगर नेशनल इंटरेस्ट को देखना हो तो पार्लियामेंट स्टेट्स के लिए लॉ बना सकती है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आपको लिस्ट को मैच करना है और नीचे दिया हुआ कोड को आपको चूज़ करना है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, कैबिनेट गवर्नमेंट। तो कैबिनेट गवर्नमेंट क्या है आपका, कैबिनेट गवर्नमेंट किसके बारे में बात करता है, एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट किसके बारे में बात करता है, और फेडरल गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट। तो आपको पता है यूनिटरी गवर्नमेंट किसके बारे में बात करेगा, आपका कंसंट्रेशन ऑफ पावर किसके पास, सेंटर के पास पावर रहेगा। तो यहाँ से आप अपना डी में ऑप्शन 3 को मैच कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ पावर कहाँ रहेगा आपका, सेंटर के पास। तो जहाँ पे भी डी में 3 है,
आप वहाँ पे देख सकते हैं डी में 3 आपका कहाँ पे है, ऑप्शन बी में। तो आप इजीली यहाँ पे ऑप्शन बी को चूज़ कर सकते हैं आराम से, केवल एक स्टेटमेंट को देख करके। और आपका फेडरल गवर्नमेंट किसके बारे में डील करता है, चलिए देखते हैं हमारा फेडरल गवर्नमेंट क्या है। डिवीज़न ऑफ पावर मीन्स सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो डिवीज़न ऑफ पावर है आपका 7th शेड्यूल में। और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट किसके बारे में डील करता है, आपका सेपरेशन ऑफ पावर किसके किसके बीच में, आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी के बीच में। और कैबिनेट गवर्नमेंट का क्या फीचर है, ये है आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम। तो आपको फीचर बताना है फेडरल सिस्टम का। तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या है, देखिए इस तरह का ऑप्शन यूपीएससी देती है, आपको बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है द पावर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट गवर्नमेंट्स आर क्लियरली लेड डाउन। देखिए जो पावर है सेंटर और स्टेट का वो कहाँ पे, मतलब आपका गवर्नमेंट्स आर क्लियरली लेड डाउन, मतलब ये दोनों के बारे में क्लियरली मेंशन किया गया है फेडरल स्टेट में। इट हैज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स इसका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो फेडरल स्टेट है उसमें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो फेडरल स्टेट का फीचर क्या है आपका, इसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ से आप अपना ऑप्शन 2 एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपके पास बचता है ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, जो पावर होगा सेंटर और स्टेट के बीच में होगा और ये क्लियरली मेंशन होगा। तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि ये क्लियरली मेंशन होगा। हमने पहले बात किया था क्लियरली मेंशन कहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, फेडरल में। और वहीं अगर यूनिटरी होता तो ये मेंशन कहाँ होता, ये भी मेंशन होता, लेकिन ये डिपेंड करता कि आपकी जो नेशनल अथॉरिटी है वो क्या पावर देना चाहती है। देखते हमारा क्वेश्चन नंबर 17, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द 3 लिस्ट दैट डिवाइड पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो कौन सा शेड्यूल है, देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये आप ऑप्शन में आप पिक कर सकते हैं कि कौन सा शेड्यूल इसके बारे में डील करता है। चलिए यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन छोड़ देती हूँ। देखिए 5th शेड्यूल भी डील नहीं करता है और आपका 6th शेड्यूल भी डील नहीं करता। अब आप चूज़ कर लीजिए, आपका सी यहाँ पे करेक्ट होगा या डी होगा। चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव पावर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि ये जो गवर्नमेंट है वो करेक्टली मैच किससे नहीं, मतलब इसका जो ये गवर्नमेंट है इनको जो पावर दिया गया है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यूनियन लिस्ट का पावर होता है, हाँ होता है, हम लोगों ने देखा है इस दोनों में किसी एक शेड्यूल में जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। देखिए लोकल गवर्नमेंट के पास रेस्टोरेटिव पावर होता है, मैंने थोड़ी देर पहले डील किया था। ये किसके पास होता है, रेस्टोरेटिव पावर किसके पास होता है, आपका यूनियन गवर्नमेंट के पास मीन्स। और स्टेट गवर्नमेंट के पास स्टेट लिस्ट का पावर होता है, और सेंटर दोनों और यूनियन स्टेट दोनों के पास क्या होता है, कॉन्क्रीट लिस्ट का पावर होता है। तो इस तरह आपका यूनियन, स्टेट और कॉन्क्रीट लिस्ट किस में डील किया गया आपका, छोड़िए मैं यहाँ नहीं बताऊँगी। चलिए लोकल गवर्नमेंट क्या हो जाएगा आपका, लोकल गवर्नमेंट के पास नहीं, ये हो जाएगा यूनियन गवर्नमेंट के पास रेस्टोरेटिव पावर। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेस द व्यू दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन एज मच एज इट एस्टैब्लिशेस व्हाट मे बी कॉल्ड अ ड्यूअल पॉलिसी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरेशन है इसके अकॉर्डिंग ड्यूअल पॉलिटी, मतलब इसे ड्यूअल पॉलिटी किसने कहा था, आपको ये बताना है। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्यूअल पॉलिटी का मतलब हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे कि कुछ पॉलिसीज़ होंगी, जैसे सम पॉलिसीज़, जो कुछ पॉलिसीज़ होंगे वो किसके पास होंगी, कुछ होगी स्टेट के पास मीन्स वो सेंट्रलाइज होंगी, और कुछ पॉलिसीज़ होंगी आपकी स्टेट के पास होंगी, और कुछ पॉलिसीज़ होंगी यूनियन के पास। तो यूनियन के पास होगी वो पॉलिसी सेंट्रलाइज होगी। तो आपको पता है सेंट्रलाइज कौन कौन सी पॉलिसी यहाँ पे आप कह सकते हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, या आपका फॉरेन पॉलिसीज़ हो गया, या आपका करेंसी, या फिर कम्युनिकेशन, ये सब जो मैटर होता है वो आपका सेंटर के पास होता है। और स्टेट के पास भी कुछ होता है पावर, जैसे कि आपका हो गया पब्लिक ऑर्डर हो गया, या फिर एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट। तो ये सब पावर किसके पास होता है, स्टेट के पास। तो इसी को क्या कहा जाता है, डुअल पॉलिसीज़, मतलब डुअल पॉलिटी,
मतलब स्टेट के पास भी कुछ पावर है और सेंटर के पास भी कुछ पावर है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम है, उसको किसने कहा था कि ये डुअल पॉलिटी है? ये कहा था आपके BR अम्बेडकर ने। So this is the end of today's discussion. Hope you like it. Stay connected, stay safe. Thank you very much.